नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका दिग्विजय इकॉन लेग में। आज हम हमारे यूनिट 1 के चैप्टर 4 फर्म बिहेवियर और डिसीजन मेकिंग से संबंधित 100 मोस्ट प्रोबेबल एमसीक्यू सॉल्व करेंगे, जिसमें बॉमल, मॉरिस, विलियमसन के कुछ मॉडल्स, डिसीजन मेकिंग अंडर अनसर्टेनिटी, एटीट्यूड टुवार्ड्स रिस्क, जीरो सम गेम, इन टॉपिक्स के ऊपर हम एमसीक्यू सॉल्व करने वाले हैं। इससे पहले हम देख लेते हैं कि विगत वर्षों में इन टॉपिक से कौन कौन से क्वेश्चंस पूछे गए थे। तो एमपीपीएससी के जो इकोनॉमिक्स का 2022 का एग्ज़ाम हुआ था, उसको हम एनालिसिस करते हैं। तो डिफरेंट मॉडल एंड ऑब्जेक्टिव ऑफ फर्म्स, जिसमें बॉमल, मॉरिस और विलियमसन के जो मॉडल्स हैं, उससे क्वेश्चन पूछा गया था, विच इकोनॉमिस्ट हैज़ रिटन द सेल्स मैक्सिमाइजेशन मॉडल। तो एक क्वेश्चन ये था, इसका सही आंसर है बॉमल। दूसरा, डिसीजन मेकिंग अंडर अनसर्टेनिटी नामक टॉपिक से क्वेश्चन पूछा गया था कि ईच एजेंट इज मेकिंग वन चॉइस एंड स्टिकिंग टू इट। इसको क्या बोलते हैं, प्योर स्ट्रेटेजी, मिक्स, प्राइस एंड डिलेमा या डोमिनेंट स्ट्रेटेजी। तो इसका सही आंसर क्या होगा, प्योर स्ट्रेटेजी। और एटीट्यूड टुवार्ड रिस्क वाले टॉपिक से कोई ऐसे डायरेक्ट क्वेश्चन नहीं पूछे गए थे, लेकिन अनसर्टेनिटी वाला एक क्वेश्चन है जो 92 नंबर का था, वो कि इससे इनडायरेक्टली रिलेटेड है। गेम थ्योरी और जीरो सम गेम वाले टॉपिक से देखें तो 40 नंबर का क्वेश्चन इसमें सेट ए में है। गेम थ्योरी इज़ यूज टू सॉल्व विच मार्केट प्रॉब्लम। तो इसका आंसर क्या होगा, आप कमेंट में बताइएगा। नेक्स्ट, फैक्टर प्राइसिंग एनालिसिस से कौन कौन से क्वेश्चन पूछे गए थे। इसका क्वेश्चन था कि द मार्जिनल प्रोडक्टिविटी थ्योरी ऑफ डिस्ट्रीब्यूशन वाज नॉट एक्सप्लेन्ड बाय विच ऑफ द फॉलोइंग इकोनॉमिस्ट। नेक्स्ट था, अकॉर्डिंग टू हिक्स ए टेक्निकल चेंज इज टर्म्ड एज लेबर सेविंग ऑफ इट। देन which one among the following in relation to technology is correct? In case of disguised unemployment, marginal productivity of labor is and intermediate technology proposed by Professor Schumpeter will be। इस टाइप के टोटल क्वेश्चन पूछे गए थे। वहीं 2024 के अगर हम पेपर का एनालिसिस करें तो जो डिफरेंट मॉडल एंड ऑब्जेक्टिव ऑफ द फर्म्स थे, उससे क्वेश्चन पूछा गया था कि विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट रिलेटेड टू मैनेजरियल थ्योरी ऑफ फर्म डिस्क्राइब्ड बाय बॉमल आर करेक्ट, है ना। तो बॉमल के सेल मैक्सिमाइजेशन मॉडल से इसमें भी एक क्वेश्चन पूछा गया है, 2022 में भी एक क्वेश्चन पूछा गया था। वही डिसीजन मेकिंग अंडर अनसर्टेनिटी से देखें तो विच थ्योरी ऑफ प्रॉफिट वाज propounded बाय जोसेफ शुम्पेटर। तो ये क्वेश्चन ये पूछा गया था। फिर एटीट्यूड टुवार्ड रिस्क से सेम यही क्वेश्चन था। और गेम थ्योरी, जीरो सम गेम, प्योर एंड मिक्स्ड स्ट्रेटेजी, सेटल पॉइंट से क्या क्वेश्चन था कि जीरो सम गेम थ्योरी रिफर्स टू विच मार्केट स्ट्रक्चर। और फैक्टर प्राइसिंग एनालिसिस से देखें तो यहाँ पर टोटल कितने 2 क्वेश्चन पूछे गए हैं। एक है द मेजर ऑफ कोएफिशिएंट ऑफ फर्म इन शॉर्ट रन इज, और सेकंड था व्हेन ओनली वन फर्म इन द फैक्टर मार्केट प्रोवाइड्स एम्प्लॉयमेंट टू द फैक्टर्स, दिस इज द स्टेट ऑफ मार्केट। अब आगे हम देखते हैं, थोड़ा सा हम शॉर्ट नोट्स का रिवीजन कर लेते हैं, जिसमें डिफरेंट मॉडल एंड ऑब्जेक्टिव ऑफ फर्म से और विलियमसन मॉडल के शॉर्ट नोट्स हम यहाँ पर स्टडी करने वाले हैं। तो बॉमल ने क्या दिया था, सेल्स मैक्सिमाइजेशन मॉडल दिया था। इनके मुख्य विचार क्या थे कि फर्म का वास्तविक उद्देश्य सेल्स रेवेन्यू मैक्सिमाइजेशन है, अर्थात अधिकतम विक्रय, बाजार हिस्सेदारी और प्रतिष्ठा और विस्तार। इनकी कुछ मान्यताएं थी कि ऑनरशिप एवं मैनेजमेंट पृथक होना चाहिए, प्रबंधकों की प्रतिष्ठा सेल्स पर निर्भर होती है, फर्म मिनिमम प्रॉफिट कांस्टेंट बनाए रखती है, विज्ञापन एवं प्रतिस्पर्धा महत्वपूर्ण है। इनकी संतुलन की शर्त क्या थी कि टीआर अधिकतम होने पर मार्जिनल रेवेन्यू 0 होता है, तब इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड क्या होती है, 1 होती है। इसकी विशेषताएं क्या थी कि फर्म अधिक से अधिक कुल विक्रय चाहती है, कीमत सामान्यतः कम रखी जाती है, लंबी अवधि में मार्केट शेयर बढ़ाने पर इन्होंने जोर दिया है। लेकिन इनकी कुछ आलोचनाएं भी है, क्रिटिक्स भी है। सभी फर्म सेल्स अधिकतमीकरण नहीं करती, लाभ की उपेक्षा अव्यवहारिक है, मॉडल अत्यधिक सरल है। नेक्स्ट हम देखते हैं मेरिस का मॉडल। तो मेरिस ने किसको बैलेंस ग्रोथ मॉडल दिया था इन्होंने। इनके मुख्य विचार क्या आते हैं कि फर्म का उद्देश्य बैलेंस ग्रोथ मैक्सिमाइजेशन,
और जहाँ पर मांग वृद्धि दर पूंजी आपूर्ति वृद्धि दर के बराबर होती है वहीं पर बैलेंस ग्रोथ होती है, जहाँ पर जीडी इक्वल टू क्या होती है जीसी, और जीडी का मतलब क्या होता है डिमांड ग्रोथ रेट, और जीसी का मतलब होता है कैपिटल सप्लाई ग्रोथ रेट। इसकी विशेषताएं क्या है कि प्रबंधक एवं मालिक के हितों में संतुलन स्थापित करता है, दीर्घकालिक वृद्धि पर जोर देता है, मैनेजरियल इंटरप्राइज थ्योरी पर आधारित है। मैनेजर की यूटिलिटी क्या होती है कि वो वेतन, शक्ति, प्रतिष्ठा, नौकरी सुरक्षा चाहता है। वहीं ऑनर की यूटिलिटी क्या होती है कि लाभ, पूंजी वृद्धि और लाभांश को मैक्सिमम करना चाहता है। एक ग्राफ देख लीजिए, यहाँ पर डिमांड ग्रोथ और कैपिटल सप्लाई ग्रोथ रेट जहाँ पर इक्वल है वही संतुलित वृद्धि है और वही बैलेंस ग्रोथ रेट है। इसकी आलोचनाएं की बात करें तो व्यवहार में वृद्धि दरों का मापन कठिन है, सभी प्रबंधक सिर्फ वृद्धि पर केंद्रित नहीं होते, यह अत्यधिक सैद्धांतिक मॉडल है। अगला है हमारा विलियमसन का मैनेजरियल डिस्क्रिशन मॉडल। इनके मुख्य विचार क्या था कि प्रबंधकों के पास विवेकाधीन शक्तियाँ होती है, वे अपने लाभ को अधिकतम करते हैं। मैनेजरियल यूटिलिटी फंक्शन दिया था इन्होंने, यूटिलिटी फंक्शन ऑफ SMNID, जहाँ पर एस क्या होता है स्टाफ एक्सपेंडिचर को बताता है, एम मैनेजरियल इमोल्यूमेंट्स को, और ID डिस्क्रिशनरी इन्वेस्टमेंट को बताता है। इसकी मुख्य विशेषताएं क्या है कि प्रबंधकों को स्वतंत्रता होती है, डिस्क्रिशनरी पावर मिलती है, फर्म एक मिनिमम प्रॉफिट कांस्टेंट को बनाए रखती है, स्टाफ एक्सपेंडिचर एवं डिस्क्रिशनरी इन्वेस्टमेंट में वृद्धि होती है। इस मॉडल की भी कुछ आलोचना है, जिसमें वास्तविकता में विवेकाधीन शक्तियाँ सीमित होती है, प्रॉफिट मोटिव की उपेक्षा करता है। ये मॉडल अधिक यथार्थवादी नहीं है। और इसके महत्वपूर्ण तथ्य की बात करें तो मैनेजर यूटिलिटी अधिकतम करने का प्रयास करता है, परंतु फर्म को लाभ कम से कम बनाए रखना होता है। अब तीनों मॉडल की हम तुलना करें तो बॉमल ने जो मॉडल दिया था वह किस पर आधारित था, सेल्स रेवेन्यू मैक्सिमाइजेशन पर आधारित था, और संतुलन की शर्त क्या आती है यहाँ पर मार्जिनल रेवेन्यू बराबर 0 के होना चाहिए, जहाँ पर इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड क्या होगी 1, और इसका मुख्य फोकस क्या था अधिकतम विक्रय बाजार हिस्सेदारी। भाई मेरिस का जो मॉडल था वो रामिन मेरिस के द्वारा दिया गया था, और यह बैलेंस ग्रोथ मैक्सिमाइजेशन इसका मुख्य उद्देश्य था, और इसकी संतुलन की शर्त थी जीडी इक्वल टू जीसी, मतलब डिमांड ग्रोथ रेट और कैपिटल सप्लाई ग्रोथ रेट। यह दीर्घकालीन संतुष्टि वृद्धि पर मुख्य फोकस करता था, मतलब मेन फोकस इसका क्या था लॉन्ग टर्म में बैलेंस ग्रोथ। और विलियमसन का मॉडल जो था ओलिवर विलियमसन के द्वारा इसको दिया गया था, इसका मुख्य उद्देश्य क्या था मैनेजरियल यूटिलिटी मैक्सिमाइजेशन था, और इसकी संतुलन की शर्त थी यूटिलिटी इज द फंक्शन ऑफ SMNID, और मुख्य फोकस था इसका प्रबंध की विवेक उपयोगिता पर। तो इस प्रकार से हमने ये तीनों मॉडल देख लिए हैं। अगला टॉपिक देखते हैं हम, एटीट्यूड टुवर्ड रिस्क। तो एटीट्यूड टुवर्ड रिस्क क्या होता है, जब परिणाम अनिश्चित हो, मतलब क्या हो ज्ञात हो, तो व्यक्ति जोखिम के प्रति क्या करता है अलग अलग व्यवहार प्रदर्शित करता है। अब जोखिम के प्रति अभिव्यक्ति के प्रकार क्या होते हैं, मतलब जोखिम के प्रति व्यक्ति के जो एटीट्यूड होते हैं उसके कौन कौन से टाइप होते हैं। तो 3 टाइप होते हैं मेनली। कोई भी व्यक्ति जो रहता है वो या तो रिस्क अवर्स होता है, रिस्क लविंग होता है, या रिस्क न्यूट्रल होता है। तो रिस्क अवर्स का मतलब क्या होता है कि जो जोखिम से बचता है, निश्चित आय को प्राथमिकता देता है ना। और इसका जो यूटिलिटी कर्व रहता है वो कैसा होता है कॉनकेव होता है। जो करने वाला जो रहता है उसको रिस्क लविंग बोलते हैं, मतलब ये रिस्क लेना पसंद करता है और ये अनिश्चित आय को प्राथमिकता देता है। और इसका यूटिलिटी कर्व कैसा होता है कॉन्वेक्स होता है। वहीं जोखिम के प्रति उदासीन की बात करें तो ये ना तो जोखिम के प्रति आकर्षित होता है ना तो उदासीन होता है, यह निश्चित और अनिश्चित आय को समान मानता है। और इसका यूटिलिटी कर्व जो रहता है वो स्ट्रेट लाइन होता है। अब हम अगला कॉन्सेप्ट देखते हैं एक्सपेक्टेड यूटिलिटी थ्योरी। इसके जो प्रतिपादक थे वो कौन थे, डेनियल बर्नौली। इन्होंने क्या बताया था कि व्यक्ति निर्णय अपेक्षित उपयोगिता को अधिकतम करके करता है, मतलब जो भी व्यक्ति निर्णय लेता है वो अपनी एक्सपेक्टेड यूटिलिटी को मैक्सिमम करके करता है। नेक्स्ट कॉन्सेप्ट देखते हैं सर्टेनिटी इक्विवेलेंट क्या होता है। यह निश्चित आय जिसमें व्यक्ति को उपयोगिता मिलती है जो उसे अनिश्चित लॉटरी से मिलती है। एग्जाम्पल लीजिए, मान लीजिए व्यक्ति को 50% प्रोबेबिलिटी से 10,000 रुपये और 50% प्रोबेबिलिटी से 0 मिल सकता है। यदि वह निश्चित रूप से 4,000 लेने को तैयार है तो उसकी जो सर्टेनिटी इक्विवेलेंट हो गया वो क्या होगा 4,000 होगा। और जोखिम प्रीमियम रिस्क प्रीमियम क्या होती है,
अनिश्चित आय लेने के लिए अतिरिक्त प्रोत्साहन राशि को हम रिस्क प्रीमियम बोलते हैं। और कैसे निकाला जाता है इसको, जब एक्सपेक्टेड इनकम में से सर्टेनिटी इक्विवेलेंट को माइनस कर देते हैं तो रिस्क प्रीमियम निकल जाती है। अच्छा, बीमा और जोखिम से बचाव। जोखिम से बचने वाला व्यक्ति बीमा खरीदना पसंद करता है क्योंकि वह निश्चित छोटी आय को अनिश्चित बड़ी आय की तुलना में अधिक उपयोगी मानता है। अगला कॉन्सेप्ट देखते हैं, उपयोगिता वक्र और धन की मात्रता। तो रिस्क अवर्स पर्सन के केस में जो हमारा यूटिलिटी कर्व रहता है वो कैसा रहता है, कॉनकेव रहता है, क्योंकि इसमें जो एक्सपेक्टेड यूटिलिटी रहती है वह एक्सपेक्टेड इनकम से कम होती है, क्योंकि व्यक्ति क्या करता है, निश्चित आय पसंद करता है। वहीं रिस्क लविंग की बात करें तो यह कॉनकेव कॉन्वेक्स कर्व का होता है, इसमें व्यक्ति अनिश्चित आय पसंद करता है और इसकी एक्सपेक्टेड यूटिलिटी जो रहती है वो एक्सपेक्टेड इनकम से ज़्यादा होती है। वही रिस्क न्यूट्रल की बात करें तो यह न तो निश्चित आय पसंद करता है न ही अनिश्चित आय, यह उदासीन रहता है और इसकी जो एक्सपेक्टेड यूटिलिटी रहती है वो एक्सपेक्टेड इनकम के बराबर रहती है। कुछ महत्वपूर्ण हम की पॉइंट देख लेते हैं। तो जोखिम से बचने वाले की उपयोगिता कैसी रहती है, कॉनकेव, और जोखिम पसंद करने वाले की क्या रहती है, कॉन्वेक्स रहती है। और जो जोखिम उदासीन की उपयोगिता कैसी रहती है, एक सीधी रेखा होती है। और एक्सपेक्टेड यूटिलिटी सिद्धांत क्या है, आधुनिक चुनाव सिद्धांत का आधार है। वहीं एमपीपीएससी के लिए इंपॉर्टेंट फैक्ट की बात करें तो बर्नौली ने क्या दिया था, एक्सपेक्टेड यूटिलिटी प्रिंसिपल दिया था, मतलब अपेक्षित उपयोगिता सिद्धांत दिया था। वही नाइट ने क्या दिया था, रिस्क और अनसर्टेनिटी में अंतर बताया। रिस्क अवर्स क्या करता है, ये बीमा की मांग करता है। और रिस्क प्रीमियम अतिरिक्त प्रोत्साहन राशि होती है। यूटिलिटी अधिकतमीकरण के आधार पर निर्णय लिए जाते हैं। चलिए अब नेक्स्ट कॉन्सेप्ट देखते हैं हम, डिसीजन मेकिंग अंडर अनसर्टेनिटी। इस टॉपिक से सबसे पहले हम देखते हैं कि डिसीजन मेकिंग क्या होता है ना। जब भविष्य के परिणाम निश्चित नहीं होते और उनकी संभावना का पता नहीं होता तब निर्णय अनिश्चितता की स्थिति में लिए जाते हैं। जोखिम में संभावना ज्ञात होती है जबकि अनिश्चितता में संभावना ज्ञात नहीं होती। तो रिस्क और अनसर्टेनिटी में डिफरेंस हम देख लेते हैं। रिस्क क्या होता है कि परिणामों की संभावना इसमें ज्ञात होती है और अनसर्टेनिटी में परिणामों की संभावना ज्ञात नहीं होती है। जो रिस्क होती है उसको हम मेजर कर सकते हैं, प्रोबेबिलिटी मेजरेबल होती है, जबकि अनसर्टेनिटी मेजरेबल नहीं होती है। जो रिस्क है उसका बीमा संभव है जबकि अनसर्टेनिटी का बीमा संभव नहीं है। और रिस्क के प्रतिवादक वॉन न्यूमैन मॉर्गनस्टर्न है, जबकि अनसर्टेनिटी के कौन है, फ्रैंक नाइट है। अच्छा, फ्रैंक नाइट का क्या प्रिंसिपल था, इन्होंने लाभ का अनिश्चितता वहन करने का प्रतिफल दिया था, रिवार्ड फॉर अनसर्टेनिटी दिया था। उद्यमी क्या करता है, अनिश्चितता को वहन करता है, इसलिए उसे लाभ प्राप्त होता है। अब आगे देखते हैं, अनिश्चितता में निर्णय के प्रमुख मानदंड क्या है, डिसीजन क्राइटेरिया क्या है। सबसे फर्स्ट है मैक्स क्राइटेरिया, अधिकतम मानदंड। इसमें क्या होता है, ये अत्यधिक आशावादी दृष्टिकोण है और प्रत्येक विकल्प के अधिकतम संभावित परिणाम को इसमें देखते हैं, उनमें से सबसे बड़ा परिणाम हम चुनते हैं। मैक्सिमिन क्राइटेरिया में क्या होता है कि अत्यधिक निराशावादी दृष्टिकोण है, इसमें प्रत्येक विकल्प के न्यूनतम संभावित परिणाम को पहले देखते हैं और उनमें से सबसे बड़ा न्यूनतम परिणाम चुनते हैं। नेक्स्ट है मिनीमैक्स रिग्रेट क्राइटेरिया, न्यूनतम अधिकतम पश्चाताप मानदंड, इस सेवेज के द्वारा दिया गया था। अवसर हानि, अपॉर्चुनिटी लॉस, रिग्रेट की सारणी इसमें बनाते हैं और अधिकतम पछतावा न्यूनतम मानदंड चुनते हैं। फिर हुर्विक क्राइटेरिया देखें तो ये आशावादी और निराशावादी का मिश्रण है। इसका जो फॉर्मूला होता है वो अल्फा प्लस 1 माइनस अल्फा, जहाँ पर अल्फा अधिकतम को और 1 माइनस अल्फा न्यूनतम को बताता है और अल्फा जो होता है वो आशावाद का स्तर होता है। वहीं लाप्लास क्राइटेरिया देखें तो सभी परिणामों की संभावनाएं समान मानी जाती है, प्रत्येक विकल्प का औसत परिणाम निकालते हैं और फिर अधिकतम औसत इसमें चुनते हैं। और अब देखते हैं डिसीजन ट्री की एनालिसिस क्या होता है। तो यहाँ पर एक ये चित्रात्मक रूप में दिया हुआ है कि जो स्क्वायर शेप में है वो आपका डिसीजन नोड है और जो सर्कल शेप में है वो चांस नोड है और अगर ट्राइंगल शेप की बात करें तो वो हमारा फाइनल आउटकम होता है। नेक्स्ट क्या है, अनिश्चितता में निर्णय को प्रभावित करने वाले कारक क्या होते हैं।
तो भविष्य के बारे में जानकारी का स्तर, निर्णयकर्ता की मनोवैज्ञानिक प्रवृत्ति, विकल्पों की संख्या और उपलब्ध संसाधन, समय तथा पर्यावरण की प्रकृति, संभावित परिणामों का महत्व, ये क्या होते हैं? अनिश्चितता में निर्णय को प्रभावित करने वाले प्रमुख कारक होते हैं। भाई अनिश्चितता में निर्णय के उपयोग क्या है? नए व्यवसाय परियोजना में निवेश करना, नए उत्पाद का निर्माण करना, विज्ञापन, अनुसंधान और विकास, बाजार में प्रवेश या निकास का निर्णय, सरकारी नीतियों का चयन। अब अगला कॉन्सेप्ट देखते हैं हम गेम थ्योरी का, जिसमें जीरो सम गेम, प्योर मिक्स्ड स्ट्रेटेजी, हम सैडल पॉइंट सॉल्यूशन के बारे में पढ़ेंगे। सबसे पहले जानते हैं गेम थ्योरी क्या होती है। तो रणनीतिक निर्णयों का अध्ययन है जिसमें दो या अधिक खिलाड़ी अपने अपने हितों को अधिकतम करने के लिए रणनीति या स्ट्रेटेजी चूज करते हैं। जब एक खिलाड़ी का लाभ दूसरे की हानि के बराबर होता है तो इसे जीरो सम गेम कहते हैं, जहाँ पर कुल लाभ प्लस कुल हानि बराबर क्या होती है? जीरो होती है। तो जीरो सम गेम क्या होता है? यदि एक खिलाड़ी का लाभ दूसरे खिलाड़ी की क्या हो? हानि हो, तो इसे जीरो सम गेम कहते हैं। एग्जाम्पल देखें तो शतरंज का खेल, जिसमें क्या होता है कि एक जीतता है और दूसरा हारता है, और दो फर्मों के बीच मूल्य युद्ध, दो देशों के बीच युद्ध जैसी स्थिति में जीरो सम गेम का कॉन्सेप्ट हम देखते हैं। अगला देखते हैं पे ऑफ मैट्रिक्स, जिसे भुगतान मैट्रिक्स भी कहते हैं। खेल में प्रत्येक रणनीति के परिणामों, लाभ हानि को सारणी के रूप में दर्शाया जाता है। यहाँ पर देखिए प्लेयर ए जो है वो पंक्तियाँ और प्लेयर बी जो है वो स्तंभ को बता रहा है। यहाँ पर प्लस जो पॉजिटिव संख्या वो लाभ को और नेगेटिव संख्या किसको बताती है? हानि को बताती है। यह संख्याएं प्लेयर ए के दृष्टिकोण से दी गई हैं, प्लेयर बी का भुगतान इसका विपरीत होगा। रणनीतियां चुनने के प्रमुख मानदंड हमने पिछले चैप्टर में पढ़ा था कि मीन क्राइटेरिया क्या होता है? आशावादी न्यूनतम दृष्टिकोण को बताता है। मिनीमैक्स क्राइटेरिया निराशावादी अधिकतम हानि दृष्टिकोण को बताता है। लाप्लास का क्राइटेरिया समान संभावना मानकर बताता है। और हुर्विक का क्राइटेरिया आशावादी निराशावादी का मिश्रण है, जहाँ पर अल्फा अधिकतम भुगतान को, वन माइनस अल्फा न्यूनतम भुगतान को बताता है। मिनीमैक्स ए ग्रेड क्राइटेरिया अवसर हानि न्यूनतम करने को बताता है। और उसके बाद आगे देखें हम, तो गेम थ्योरी की प्रमुख विशेषताएं क्या होती है कि प्रत्येक खिलाड़ी क्या करता है? तर्क संगत होता है, रेशनल होता है, मतलब वो अपने विवेक के अनुसार निर्णय लेता है। प्रत्येक खिलाड़ी के पास पूर्ण जानकारी होती है। वो निर्णय पूर्व निश्चित या क्रमिक हो सकते हैं। शुद्ध या प्योर मिक्स्ड रणनीति अपनाई जा सकती है। जीरो सम गेम में एक का लाभ और दूसरे की हानि होती है। क्या है गेम थ्योरी की प्रमुख विशेषताएं? प्योर स्ट्रेटेजी में देखें तो जब खिलाड़ी निश्चित रणनीति अपनाते हैं तो शुद्ध रणनीति होती है। मैक्सिमम रणनीति में क्या होता है? प्लेयर ए के लिए प्रत्येक पंक्ति का न्यूनतम मान निकालते हैं और फिर उसका अधिकतम चुनते हैं। तो यहाँ देखिए जैसे प्लेयर ए की जो पंक्तियाँ थी वो क्या थी हमारे पास? 5 और -2, और प्लेयर A2 के लिए क्या थी? -1 और 3। तो 5 और -2 में न्यूनतम क्या होगा? -2 होगा। वही -1 और 3 में न्यूनतम क्या होगा? -1 होगा। और अब मैक्सिमीन में क्या होता है कि हम अधिकतम में से न्यूनतम निकालते हैं। तो अधिकतम क्या हो गया यहाँ पे? -2 और -1 में -1 जो है वो अधिकतम हो जाएगा, मतलब मिनिमम से भी अधिकतम को निकालना। मिनीमैक्स में क्या होता है कि पहले हम अधिकतम निकालते हैं और फिर उसमें से न्यूनतम निकालते हैं। तो देखिए यहाँ पे प्लेयर बी के कॉन्टेक्स्ट में हम देखें तो स्तंभ को हमको लेना है, मतलब कॉलम को लेना है, और कॉलम में से पहले अधिकतम मान निकालना है और फिर उसका न्यूनतम मान चूज़ करना है। तो प्लेयर बी के लिए हमारे पास कॉलम की वैल्यू क्या क्या है? 5 और -1, जिसमें अधिकतम मान क्या होगा? 5, और -2 और 3 में अधिकतम क्या होगा? 3। अब इस 5 और 3 में से न्यूनतम क्या होगा? 3 होगा। तो हमने यहाँ पर मिनीमैक्स और मैक्सिमिन के कॉन्सेप्ट को समझा। अब आगे देखते हैं, यदि मैक्सिमिन और मिनीमैक्स दोनों बराबर हो जाए तो इसको क्या बोलते हैं? हम सैडल पॉइंट बोलते हैं, है ना। ये की स्थिति कहाँ पर होती है? मिक्स्ड स्ट्रेटेजी जहाँ पर होती है वहाँ पर ये देखने को दिखता है। मिक्स्ड स्ट्रेटेजी की बात करें तो तब जब सैडल पॉइंट नहीं होता, जब सैडल पॉइंट नहीं होगा तब वहाँ पर मिक्स्ड स्ट्रेटेजी होगी। तब खिलाड़ी संभावना के आधार पर रणनीतियाँ चुनते हैं। मान ले प्लेयर A1 को P तथा A2 को 1 - P की संभावना से खेलेगा।
प्लेयर B1 को Q तथा B2 को 1 - Q की संभावना से खेलेगा, तो फिर यहाँ पर ये इस टाइप से मिक्स स्ट्रेटेजी निकाली जाती है। अब गेम थ्योरी के प्रमुख उपयोग क्या क्या है? अनुप्रयोग: व्यवसायिक प्रतिस्पर्धा में, राजनीति में, श्रमिक प्रबंधन समझौता, सैन्य रणनीति और खेल में इसके प्रमुख अनुप्रयोग हमको देखने को मिलते हैं। सैडल पॉइंट सॉल्यूशन क्या होता है? जहाँ पर मैक्सिमिन और मिनिमैक्स बराबर होते हैं, तो भुगतान मैट्रिक्स में एक बिंदु सैडल पॉइंट कहलाता है जो खेल का मूल्य देता है। अब कुछ प्रमुख अवधारणा देख लेते हैं हम। डोमिनेंट स्ट्रेटेजी क्या होती है? ऐसी रणनीति जो हर स्थिति में सर्वश्रेष्ठ हो, उसे प्रमुख रणनीति कहते हैं। नेच इक्विलिब्रियम ऐसी स्थिति जहां पर कोई भी खिलाड़ी अकेले अपनी रणनीति बदलकर लाभ नहीं बढ़ा सकता। प्राइजनर डिलेमा, सहयोग करने से दोनों को लाभ परंतु विश्वास की कमी से दोनों को हानि होती है। और वैल्यू ऑफ गेम में क्या होता है कि यदि दोनों खिलाड़ी सर्वोत्तम रणनीति अपनाए तो अपेक्षित औसत भुगतान प्राप्त होता है। 2024 में MCQ पूछा गया था जीरो सम गेम थ्योरी के बारे में। चलिए अब फैक्टर प्राइसिंग एनालिसिस देख लेते हैं। एनालिसिस में क्या होता है कि फर्म विभिन्न उत्पादन के साधन जैसे भूमि, श्रम, पूंजी, संगठन की सेवाएं खरीदती है तथा उन्हें उनके योगदान के अनुसार क्या देती है? प्रतिफल प्रदान करती है। इसमें पहला कॉन्सेप्ट है आपका मार्जिनल प्रोडक्टिविटी थ्योरी, सीमांत उत्पादकता सिद्धांत। इसके प्रतिपादक कौन थे? JB क्लार्क। इन्होंने क्या सिद्धांत दिया था कि प्रत्येक उत्पादन साधन को उसका प्रतिफल उसकी सीमांत उत्पादकता के बराबर मिलना चाहिए। मार्जिनल रेवेन्यू प्रोडक्ट बराबर क्या होता है? मार्जिनल प्रोडक्ट इनटू मार्जिनल रेवेन्यू के, मतलब सीमांत राजस्व उत्पाद किसके बराबर होता है? सीमांत भौतिक उत्पाद मल्टीप्लाई बाय सीमांत राजस्व के। और पूर्ण प्रतियोगिता की कंडीशन में क्या होता है कि मार्जिनल रेवेन्यू प्रोडक्ट जो होता है वो अपना वेरिएबल मार्जिनल प्रोडक्ट के बराबर होता है। फर्म का संतुलन: जब मार्जिनल रेवेन्यू प्रोडक्ट मार्जिनल फिक्स कॉस्ट के बराबर हो तब फर्म संतुलन में होती है। और मार्जिनल फिक्स्ड कॉस्ट बराबर क्या होता है? मार्जिनल फैक्टर कॉस्ट। तो इससे हम क्या देखते हैं? महत्वपूर्ण निष्कर्ष निकलते हैं कि साधन की मांग उसकी कीमत बेज रेंट इंटरेस्ट पर निर्भर करती है। साधन की मांग व्युत्पन्न हो सकती है और साधन की आपूर्ति आमतौर पर अल्पकाल में स्थिर तथा दीर्घकाल में क्या होती है? लोचदार होती है। देखते हैं अब रेंट क्या होता है। तो रेंट आर्थिक लगान का जो कॉन्सेप्ट है वो किसने दिया था? डेविड रिकार्डो ने दिया था। किसी साधन को उसके न्यूनतम प्रतिफल से अधिक जो प्राप्त होता है उसको आर्थिक लगान कहते हैं। मतलब इकोनॉमिक रेंट क्या होता है? एक्चुअल अर्निंग माइनस ट्रांसफर अर्निंग। भूमि की उर्वरता में अंतर के कारण लगान उत्पन्न होता है। कॉसी रेंट क्या होता है? ये इसके प्रतिपादक अल्फ्रेड मार्शल थे। अल्पकाल में स्थिर साधनों जैसे मशीन, भवन को प्राप्त अस्थायी अधिशेष आय को अधिभार या कॉसी रेंट कहते हैं। अगला हमारा है उत्पादन का साधन लेबर, श्रम की आपूर्ति वक्र कैसी होती है? पीछे की ओर मुड़ी होती है, क्योंकि आय प्रभाव क्या होता है? प्रतिशोषण प्रभाव से ज़्यादा होता है। कुछ सिद्धांत देख लेते हैं मजदूरी के। निर्वाह मजदूरी सिद्धांत किसने दिया था? रिकार्डो ने दिया था। वेतन निधि सिद्धांत जेसमिल ने दिया था। सीमांत उत्पादकता सिद्धांत दिया में से अगर मार्जिनल रेवेन्यू प्रोडक्ट घटा देते हैं बेच जाता है। शोषण का सिद्धांत जॉन रॉबिन्सन ने दिया था। तो चलिए शुरू करते हैं आज के हमारे MCQ। सबसे पहला MCQ हमारा कि बॉमोल का मॉडल किस उद्देश्य पर आधारित है? लाभ अधिकतमीकरण, विक्रय अधिकतमीकरण, उत्पादन अधिकतमीकरण या लागत न्यूनीकरण। तो इसका सही आंसर क्या होगा? विक्रय अधिकतमीकरण। बॉमोल के अनुसार आधुनिक फर्म केवल लाभ अधिकतमीकरण नहीं करती बल्कि सेल्स रेवेन्यू मैक्सिमाइजेशन को लक्ष्य बनाती है। प्रबंधकों की बाजार प्रतिष्ठा, बाजार हिस्सेदारी एवं बोनस विक्रय पर निर्भर करते हैं। तो मॉडल का प्रतिपादन किसने किया था? विलियम जे मॉडल ने किया था। इनकी प्रमुख पुस्तक क्या है? बिजनेस बिहेवियर, वैल्यू एंड ग्रोथ है। और ये क्वेश्चन MPPSC और यूजीसी में बार बार पूछा गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, बॉमोल मॉडल में फर्म किस शर्त के अंतर्गत सेल्स मैक्सिमाइजेशन करती है?
तो ऑप्शन से शून्य लाभ, न्यूनतम लाभ बाधा, अधिकतम लागत या अधिकतम उत्पादन। तो इसका आंसर क्या होगा? न्यूनतम लाभ बाधा। फर्म को शेयरधारकों को संतुष्ट करने हेतु न्यूनतम लाभ बनाए रखना आवश्यक होता है। इसके बाद वह सेल्स रेवेन्यू को अधिकतम करती है। थर्ड क्वेश्चन है हमारा, सेल्स मैक्सिमाइजेशन मॉडल में संतुलन की शर्त क्या है? जहाँ पर MR इक्वल टू क्या हो? 0 हो। तो सेल्स मैक्सिमाइजेशन की स्थिति में टोटल रेवेन्यू अधिकतम होता है। गणितीय रूप में देखें तो टोटल रेवेन्यू अधिकतम तब होता है जब मार्जिनल रेवेन्यू क्या हो? 0 के बराबर हो। अगला है हमारा, मेरिस मॉडल का मुख्य उद्देश्य क्या था? तो मेरिस ने किस पर फोकस किया था? बैलेंस ग्रोथ मैक्सिमाइजेशन पर। रॉबर्ट मेरिस के अनुसार फर्म का उद्देश्य ग्रोथ मैक्सिमाइजेशन होता है। प्रबंधक एवं मालिक दोनों के हितों के भी संतुलन स्थापित किया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, मेरिस मॉडल में किस वृद्धि दर को समान माना जाता है? लाभ एवं उत्पादन वृद्धि दर, मांग एवं लागत वृद्धि दर, मांग वृद्धि पूंजी आपूर्ति वृद्धि दर या विक्रय एवं लाभ वृद्धि दर। तो इसका सही आंसर होगा मांग वृद्धि एवं पूंजी आपूर्ति वृद्धि दर। तो मेरिस मॉडल में संतुलित वृद्धि तब प्राप्त होती है जब डिमांड ग्रोथ रेट कैपिटल सप्लाई ग्रोथ रेट की क्या हो? बराबर हो। अगला हमारा, विलियमसन का मॉडल जो है वो किस पर बल देता है? प्रबंध की उपयोगिता पर, लागत न्यूनीकरण पर, पूर्ण प्रतियोगिता पर या मजदूरी सिद्धांत पर। तो इसका सही आंसर क्या होगा? प्रबंध की उपयोगिता पर। तो ओलिवर विलियमसन के अनुसार प्रबंधक अपनी यूटिलिटी अधिकतम करते हैं जिसमें स्टाफ एक्सपेंडिचर, मैनेजरियल इमोलमेंट और डिस्क्रिशनरी इन्वेस्टमेंट शामिल है। नेक्स्ट है हमारा, विलियमसन मॉडल में डिस्क्रिशनरी प्रॉफिट क्या होता है? तो ये शुद्ध लाभ होता है, विवेकाधीन लाभ होता है, सीमांत लाभ होता है या औसत लाभ होता है। तो इसका सही आंसर क्या होगा? विवेकाधीन लाभ होता है। वह लाभ जिसे प्रबंधक अपनी इच्छा के अनुसार व्यय कर सकता है उसको डिस्क्रिशनरी प्रॉफिट कहते हैं। नेक्स्ट है हमारा, निम्न में से कौन सा मॉडल मैनेजरियल थ्योरी का भाग है? बॉमल, मेरिस, विलियमसन या उपरोक्त सभी। तो ये तीनों की तीनों जो है वो मैनेजरियल थ्योरी का भाग है। अगला है, सेल्स मैक्सिमाइजेशन मॉडल का संबंध किस बाजार संरचना से? पूर्ण प्रतियोगिता से, एकाधिकार प्रतियोगिता से, अल्पाधिकार से या द्वैधिकार से। तो अल्पाधिकार बाजार में विज्ञापन एवं विक्रय वृद्धि महत्वपूर्ण होती है, इसलिए बॉमल मॉडल विशेष रूप से लागू होता है। नेक्स्ट है, बॉमल मॉडल में विज्ञापन व्यय का उद्देश्य क्या है? लागत घटाना, विक्रय बढ़ाना, लाभ कम करना या मजदूरी घटाना। तो इसका सही आंसर होगा विक्रय बढ़ाना। अब हम भाग 2 पे जाते हैं जहाँ पर डिसीजन मेकिंग अंडर अनसर्टेनिटी से क्वेश्चन देखेंगे। तो इसमें 11 नंबर का हमारा क्वेश्चन है, अनिश्चितता की स्थिति में निर्णय लेने का प्रमुख सिद्धांत किसने दिया था? नाइट ने, किन्स ने, हिक्स ने या पीबू ने। तो इसका सही आंसर होगा नाइट ने। फ्रैंक नाइट ने रिस्क और अनसर्टेनिटी में अंतर स्पष्ट किया है। मेजरेबल अनसर्टेनिटी को क्या बोलते हैं? रिस्क बोलते हैं, और नॉन मेजरेबल अनसर्टेनिटी को अनसर्टेनिटी बोलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, रिस्क और अनसर्टेनिटी में अंतर किसने बताया है? तो मार्शल ने, नाइट ने, किन्स ने या हिक्स ने। तो अभी हमने देखा कि फ्रैंक नाइट ने रिस्क और अनसर्टेनिटी में अंतर बताया है। नेक्स्ट है, एक्सपेक्टेड यूटिलिटी थ्योरी का प्रतिपादन किसने किया है? न्यूमन, मॉर्गनस्टेन ने, सैमुअल्सन ने, हिक्स ने या पीबू ने। तो इसका सही आंसर होगा न्यूमन मॉर्गनस्टेन ने। ये सिद्धांत क्या बताता है कि व्यक्ति अनिश्चितता में एक्सपेक्टेड यूटिलिटी को अधिकतम करता है। नेक्स्ट है हमारा, डिसीजन ट्री एनालिसिस का उपयोग किसमें किया जाता है? निश्चितता में, जोखिम एवं अनिश्चितता में, पूर्ण प्रतियोगिता में या मजदूरी सिद्धांत में। तो इसका सही आंसर होगा जोखिम एवं अनिश्चितता में। नेक्स्ट है, यदि संभावनाएं ज्ञात हो तो स्थिति क्या होती है? अनिश्चितता की, जोखिम की, संतुलन की या स्थिरता की। तो उसको रिस्क बोलते हैं। यदि संभावनाएं ज्ञात हो तो वो क्या होती है? जोखिम होती है। मैक्सिमिन क्राइटेरिया किससे संबंधित है? आशावादी निर्णय से, निराशावादी निर्णय से, तटस्थ से या वैज्ञानिक निर्णय से। तो हमने पढ़ा था कि मैक्सिमिन क्राइटेरिया किससे संबंधित है? निराशावादी निर्णय से। इसमें निर्णय क्या करता है? न्यूनतम लाभों में से अधिकतम लाभ का चयन करता है। मैक्सिमिन मतलब मीन मतलब न्यूनतम और मैक्सी मतलब होता है अधिकतम। तो न्यूनतम से अधिकतम पर जा रहा है वो, मिनी मैक्सिमिन बोलेंगे इसे। और मैक्सिमैक्स का मतलब क्या होगा कि अधिकतम से अधिकतम को चूज करना, और ये किस टाइप का कॉन्सेप्ट है? हमारा आशावादी दृष्टिकोण है। ह्यूविक क्राइटेरिया में क्या होता है? ये आशावाद गुणांक को बताता है। लाप्लास क्राइटेरिया किस मान्यता पर आधारित है? समान संभावना पर आधारित है। अपॉर्चुनिटी लॉस अप्रोच को किस नाम से जाना जाता है? इसको सेवेज क्राइटेरिया कहा जाता है। अब भाग 3 पर जाते हैं जो कि एटीट्यूड टुवर्ड रिस्क है। इससे रिलेटेड क्वेश्चन देख लेते हैं।
तो जो व्यक्ति जोखिम से बचता है उसको क्या बोलते हैं? जोखिम से बचने वाले को रिस्क अवर्सर बोलते हैं। रिस्क अवर्सर में क्या होता है? व्यक्ति निश्चित आय को अनिश्चित आय पर अधिक प्राथमिकता देता है, मतलब स्टेबल इनकम को अनस्टेबल इनकम पर अधिक प्रायोरिटी देता है। रिस्क न्यूट्रल व्यक्ति के लिए उपयोगिता फलन कैसा होता है? रिस्क न्यूट्रल के लिए क्या होता है? वो होता है रेखिक होता है, क्योंकि रिस्क न्यूट्रल व्यक्ति के लिए मार्जिनल यूटिलिटी कैसी रहती है? स्थिर रहती है। रिस्क लवर के उपयोगिता वक्र का स्वरूप कैसा होता है? तो रिस्क लवर का जो रहता है वो उत्तल रहता है। उत्तल मतलब क्या होता है? कॉनकेव। जो व्यक्ति बीमा खरीदता है वह सामान्यतः क्या होता है? वह रिस्क अवर्स होता है। डिमिनिशिंग मार्जिनल यूटिलिटी किस प्रकार के जोखिम व्यवहार को दर्शाती है? तो वह रिस्क अवर्सन को बताती है। एक्सपेक्टेड मॉनेटरी वैल्यू अप्रोच किसके लिए उपयुक्त है? तो एक्सपेक्टेड मॉनेटरी वैल्यू अप्रोच किसके लिए उपयुक्त है? रिस्क न्यूट्रल के लिए। रिस्क प्रीमियम का अर्थ क्या है? जोखिम वहन करने हेतु अतिरिक्त प्रतिफल। इंश्योरेंस का मूल सिद्धांत किस पर आधारित है? तो यह रिस्क पूलिंग पर आधारित है। पोर्टफोलियो डाइवर्सिफिकेशन का उद्देश्य क्या है? जोखिम कम करना। मार्कोविट्स थ्योरी किससे संबंधित है? पोर्टफोलियो सिलेक्शन से। अब भाग 4 पे जाते हैं, गेम थ्योरी। तो गेम थ्योरी का विकास किसने किया था? वॉन न्यूमन और मॉर्गनस्टर्न ने। गेम थ्योरी का उपयोग मुख्यतः किस बाजार में होता है? अल्पाधिकार में। जीरो सम गेम में कुल लाभ एवं हानि का योग क्या होता है? जीरो होता है। यदि खिलाड़ी एक ही रणनीति अपनाता है तो उसको क्या बोलते हैं? प्योर स्ट्रेटेजी बोलते हैं। मिक्स स्ट्रेटेजी में खिलाड़ी क्या करता है? संभावना के आधार पर रणनीति चुनता है। सैडल पॉइंट क्या होता है? मैक्सिमिन और मिनिमैक्स जहाँ पर इक्वल होते हैं उसको सैडल पॉइंट कहते हैं। अगर सैडल पॉइंट नहीं होता है तो फिर खिलाड़ी क्या करता है? मिक्स स्ट्रेटेजी को अपनाता है। प्राइजनर डिलेमा किसका उदाहरण है? असहयोगी खेल का। डोमिनेंट स्ट्रेटेजी का अर्थ क्या होता है? कि हमेशा श्रेष्ठ रणनीति को चूज करना। पे ऑफ मैट्रिक्स का उपयोग किस में होता है? गेम थ्योरी में होता है। दो खिलाड़ियों वाले खेल को क्या बोलते हैं? 2 पर्सन गेम बोलते हैं। अब नेक्स्ट हमारा भाग 5 आ जाता है, फैक्टर प्राइसिंग एनालिसिस। तो सीमांत उत्पादकता सिद्धांत किससे संबंधित है? ये कारक मूल्य निर्धारण से संबंधित है। मार्जिनल प्रोडक्टिविटी थ्योरी का प्रतिपादन किसने किया था? क्लार्क ने किया था। पूर्ण प्रतियोगिता में श्रम की मांग किस पर निर्भर करती है? सीमांत उत्पाद पर निर्भर करती है। श्रम का सीमांत राजस्व एमआरपी क्या होता है? यह एमपी इंटू प्राइस, मतलब मार्जिनल प्रोडक्ट प्राइस इंटू प्रोडक्टिव इंटू प्राइस के बराबर होता है। किराया सिद्धांत का प्रतिपादन किसने किया था? रिकार्डो ने किया था। आर्थिक किराए का संबंध किससे है? सभी उत्पादन कारक से है। क्वासी रेंट की अवधारणा किसने दी? मार्शल ने दी थी। ब्याज का प्रतीक्षा सिद्धांत किससे संबंधित है? वॉम बार्गक से संबंधित है। अगला है लिक्विडिटी प्रेफरेंस थ्योरी किससे संबंधित है? तो यह ब्याज से संबंधित है। किन्स के अनुसार ब्याज किसका प्रतिफल है? तरलता त्याग का प्रतिफल है। रिस्क अवर्स व्यक्ति का उदासीनता वक्र कैसा होता है? तो यह अवतल होता है, जिसको कॉन्वेक्स बोलते हैं, नहीं सॉरी कॉनकेव बोलते हैं। गेम थ्योरी में मिनिमैक्स क्राइटेरिया किससे संबंधित है? न्यूनतम हानि से। विलियमसन मॉडल में मैनेजरियल यूटिल में शामिल होता है पूर्ण प्रतियोगिता। मेरिस मॉडल में मैनेजरियल कांस्टेंट क्या है? जॉब सिक्योरिटी। बॉमल मॉडल में विज्ञापन बढ़ने से क्या होता है? सेल्स बढ़ जाती है। अनसर्टेनिटी का संबंध किससे है? अज्ञात संभावनाओं से। डिसीजन मेकिंग में ईवीएम का पूर्ण रूप क्या है? एक्सपेक्टेड मॉनेटरी वैल्यू। प्योर स्ट्रेटेजी में खिलाड़ी एक निश्चित रणनीति को अपनाता है। जीरो सम गेम में खिलाड़ी का लाभ दूसरे की क्या होता है? हानि होता है। फैक्टर प्राइसिंग में मजदूरी किसका प्रतिफल है? तो मजदूरी श्रम को मिलती है। लाभ किसका प्रतिफल है? लाभ उद्यमी को मिलता है। इंटरेस्ट किसका प्रतिफल है? तो इंटरेस्ट पूंजी का प्रतिफल है। रेंट किसका प्रतिफल है? तो रेंट भूमि का प्रतिफल है। मार्जिनल प्रोडक्टिविटी थ्योरी के अनुसार कारक को भुगतान किया जाता है।
किसे भुगतान किया जाता है? सीमांत उत्पाद के बराबर भुगतान किया जाता है। बार्गेनिंग थ्योरी ऑफ वेज किससे संबंधित है? तो ये डेविडसन से संबंधित है। मोनोप्सनी मार्केट में मजदूरी दर कैसी होती है? कम होती है। रिस्क न्यूट्रल व्यक्ति के लिए सर्टेनिटी इक्विवेलेंसी क्या होती है? एक्सपेक्टेड वैल्यू के बराबर होती है। हेजिंग का उद्देश्य क्या होता है? जोखिम को कम करना। नेस इक्विलिब्रियम का प्रतिपादन किसने किया था? जॉन नेस ने किया था। नेस इक्विलिब्रियम में क्या होता है? कोई खिलाड़ी रणनीति बदलकर लाभ नहीं पा सकता। आइसो प्रॉफिट कर्व किससे संबंधित है? बॉमल मॉडल से। मैरिज मॉडल किस प्रकार का मॉडल है? संतुलित वृद्धि मॉडल है। विलियमसन मॉडल का आधार क्या है? मैनेजरियल डिस्क्रिशन। रिस्क प्रीमियम बढ़ने पर निवेशक क्या करता है? अधिक जोखिम लेता है। डाइवर्सिफिकेशन का अर्थ क्या होता है? विभिन्न निवेशों में निवेश। गेम थ्योरी में कोऑपरेटिव गेम का अर्थ क्या है? खिलाड़ी सहयोग करते हैं। लेबर की डिराइव्ड डिमांड का अर्थ क्या होता है? उत्पादन की मांग से उत्पन्न मांग। बैकवर्ड बेंडिंग लेबर सप्लाई कर्व का संबंध किससे है? तो ये इनकम और सब्स्टिट्यूशन इफेक्ट दोनों से। ट्रांसफर अर्निंग का संबंध किससे है? इकोनॉमिक रेंट से। इकोनॉमिक रेंट क्या होता है? एक्चुअल अर्निंग में से जब ट्रांसफर अर्निंग माइनस कर देते हैं तो इकोनॉमिक रेंट आ जाता है। बॉमल का मॉडल संबंधित है सेल्स रेवेन्यू से। मैनेजरियल थ्योरी किस काल में लोकप्रिय हुई थी? तो आधुनिक निगम युग में। प्योर स्ट्रेटेजी का दूसरा नाम क्या है? इसको डोमिनेंट स्ट्रेटेजी भी बोलते हैं। मिक्स स्ट्रेटेजी में प्रोबेबिलिटी का योग क्या होता है? तो इसका 1 होता है। फैक्टर प्राइसिंग में डिमांड कर्व किस कारण डाउनवर्ड स्लोपिंग होती है? तो डिमिनिशिंग मार्जिनल प्रोडक्टिविटी के कारण। लैंड की सप्लाई कर्व कैसी होती है? पूर्ण बेलोजदार होती है। रिकॉर्डियन रेंट थ्योरी का आधार क्या है? भूमि की उर्वरता में अंतर। क्वासी रेंट अल्पकाल में प्राप्त होता है, पूंजी पर प्राप्त होता है। गेम थ्योरी में सेटल पॉइंट होने पर क्या होता है? प्योर स्ट्रेटेजी समाधान मिलता है। एक्सपेक्टेड यूटिलिटी अधिकतम करने वाला व्यक्ति क्या होता है? तार्किक निर्णय करता होता है। रिस्क और रिटर्न में संबंध कैसे होते हैं? सामान्यतः प्रत्यक्ष होते हैं। फैक्टर प्राइसिंग का आधुनिक सिद्धांत किस पर आधारित है? डिमांड एंड सप्लाई पर आधारित है। मोनोपोली में श्रम का शोषण किसने बताया है? तो ये जॉन रॉबिन्सन ने बताया है। बायलैटरल मोनोपोली में क्या होता है? एक विक्रेता और एक खरीदार होता है। गेम थ्योरी में रणनीति का चयन निर्भर करता है किस पर? प्रतिद्वंदी की रणनीति पर। और आरओ और प्रेट मेजर किससे संबंधित है? रिस्क आवर्धन से। यूटिलिटी फंक्शन का अवतल होना दर्शाता है रिस्क आवर्धन को। पे ऑफ मैट्रिक्स में रो और कॉलम क्या दर्शाते हैं? रणनीतियों को दर्शाते हैं। मैनेजरियल थ्योरी का उदय किस कारण से हुआ था? स्वामित्व और प्रबंधन पृथक्करण के कारण होता है। प्रत्येक अभिकर्ता एक ही चुनाव करता है और उसी पर टिका रहता है, इसको क्या बोलते हैं? प्योर स्ट्रेटेजी बोलते हैं। तो इस प्रकार हमने 100 MCQ देखे हैं जो कि मोस्ट प्रोबेबल हैं और इसी पैटर्न पर MPPSC के द्वारा विगत वर्षों में भी प्रश्न पूछे गए हैं। तो इस वर्ष भी 2025 में भी इस टाइप के क्वेश्चन आने की संभावना है। तो आप इन क्वेश्चंस को कर लीजिए और इन टॉपिक से रिलेटेड जितने भी कॉन्सेप्ट है उनको अच्छे से तैयार कर लीजिए। तो दोस्तों आज की इस वीडियो में बस इतना ही। उम्मीद करता हूं कि आपको यह MCQ डिटेल्ड एक्सप्लेनेशन के साथ अच्छे लगे होंगे और आपकी तैयारी को एक नई दिशा मिली होगी। अगर वीडियो उपयोगी लगी हो तो वीडियो को लाइक करें, अपने दोस्तों के साथ शेयर करें और चैनल दिग्विजय इकॉन लैब को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें। साथ ही व्हाट्सएप, इंस्टाग्राम और टेलीग्राम पर भी दिग्विजय इकॉन लैब से जुड़ जाएँ ताकि आपको सभी नोट्स, MCQ और इम्पोर्टेंट्स अपडेट्स सबसे पहले मिल सकें। याद रखिए, कॉन्सेप्ट क्लैरिटी ही एग्ज़ाम सक्सेस की सबसे बड़ी कुंजी है। मैं मिलता हूं आपसे अगली शानदार वीडियो में। तब तक सीखते रहिए, आगे बढ़ते रहिए। जय हिंद, जय भारत, धन्यवाद।